Hello and welcome to our YouTube channel Heal Yourself. My name is Pankaj Pandey and I am from Uttarakhand state. तो हर बार की तरह हमारे साथ एक नए क्लाइंट हैं जिनका नाम है नीतीश शर्मा और जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में या किसी पर्टिकुलर फोबिया के बारे में या फियर के बारे में, तो नीतीश की कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि उनको जब किसी चीज़ से डर लगा था या स्टडी से डर लगा था, तो डर उनके अंदर बैठ गया था, जिसकी वजह से पढ़ाई को लेकर, स्टडी को लेकर उनके अंदर जो भी फ़ोबिया बना, कि पढ़ाई कैसे होती है या कंपैरिज़न आना चीज़ों को लेकर, वही चीज़ बाद में जाके हेल्थ एंग्ज़ायटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है या हेल्थ एंग्ज़ायटी में बदल जाती है, बॉडी में सिम्पटम्स। तो डिफरेंट टाइप के फ़ोबिया, डिफरेंट टाइप का फ़ियर, एक अजीब-सा डर उनके अंदर बन गया था चीज़ों को लेकर। तो ये हम नीतीश से जानेंगे कि इनकी प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई और इनको किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? क्या-क्या बीच में चैलेंजेस आए एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में या पर्टिकुलर जो भी फ़ोबिया इनके अंदर बैठा किस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ को कैसे टैकल किया? यहाँ पर हमको नीतीश बताएँगे। नीतीश वेलकम टू आवर लाइव सेशन। तो अपने बारे में आप बताइए कि आपको हेल्थ एंग्ज़ायटी तक जाने में कितनी प्रॉब्लम आपको इस पूरे जर्नी में रही? तो और चीज़ें आपके साथ कैसे स्टार्ट हुई? एंग्ज़ायटी कैसे बनी आपके अंदर? डिसऑर्डर कैसे बना आपके अंदर? कैसे डर बना आपके अंदर? किन चीज़ों को लेकर आपके अंदर डर बना? तो चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताइए? थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं एक तरीके से एवरेज स्टूडेंट था सर। लेकिन मेरे मन में हमेशा चीज़ों को लेके कंपैरिज़न रहता था सर, कि वो मुझसे बहुत बेहतर पढ़ता है। मतलब हर चीज़ को लेके कंपैरिज़न रहता था, लेकिन पढ़ाई को लेकर मेनली कंपेयर करता था मैं चीज़ों से। कि मुझसे बेहतर मेरे क्लासमेट करते हैं और या जिन भी लोगों से मैं मिलता था कि भई वो मुझसे बहुत बेहतर कर पा रहे हैं, मैं उतना नहीं कर पा रहा। तो मैं अपनी पढ़ाई को लेके तभी से नेगेटिव हो गया था कि मैं इतनी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा या ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएँगी। और फिर मैं उन्हें एक तरीके से नेगेटिव ऐसे कहने लगा कि मैं करूँगा नहीं और इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, ये सब चीज़ें यूज़लेस हैं। इस तरीके के थॉट्स मुझे इनिशियली आना स्टार्ट हुए। और वो धीरे-धीरे करके सर डर तो बचपन से ही रहता था इस चीज़ का, एक कंपैरिज़न वाला माहौल। लेकिन 2022 के फरवरी से मेनली चीज़ें क्या हुई कि जब मैंने बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिवली रिपीट किया, तो मैं उसे फिज़िकली सर उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लगा। तो मैं देखने लगा कि वो चीज़ें सर मुझे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अ जैसे पैनिक अटैक आना या मुझे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो गए थे और स्थिति ये बन गई थी कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता था। मैं पढ़ने बैठता था सर, तो मैं पढ़ नहीं पाता था, मेरा फ़ोकस नहीं बन पाता था बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर और मैं खुद उस समय इतना परेशान होता था कि इस स्थिति से तो बेहतर मैं पहले था कि भई उस समय कुछ तो कर पाता था, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाया। तो मैं पढ़ाई के प्रति नेगेटिव हो गया था सर और मुझे नहीं पता था कि ये साइकिल मुझे इतना गहरा ले जाएगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं फिर चीज़ों से इतना डरने लगूँगा कि पढ़ ही नहीं पाऊँगा कोई भी चीज़। तो फिर मुझे पढ़ाई को लेके इतना फ़ोबिया बन गया सर कि अगर मैं कोई बुक भी उठाता था, तो मैं पढ़ नहीं पाता था सर, मुझे डर लगता था। तो मैं उसे इग्नोर ही करता था फिर पढ़ना। तो सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हो गई थी सर एक तरीके से। राइट। तो वो नीतीश आपने बताया कि पढ़ाई को लेकर कंपैरिज़न कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अक्सर ऐसा कंपैरिज़न काफ़ी लोग के अंदर रहता है। और लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो मुझसे अच्छा क्यों है? हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कई लोग के अंदर लुक्स को लेकर होता है कंपैरिज़न, कई लोग के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स आते हैं या उनके अंदर काफ़ी अपनी पर्सनैलिटी लेके वो जज करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं हर चीज़ में। और ये जो कंपैरिज़न वाली आप बता रहे हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर जिस हद तक बनती गई, तो आपको पता भी नहीं चला। तो नीतीश मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो चीज़ें आपके साथ स्टार्ट हुई, वो कौन से सन में स्टार्ट हुई या फिर कौन से मंथ में स्टार्ट हुई? और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जब चीज़ें आपके साथ बढ़ी, तो अचानक तो ये चीज़ बढ़ी नहीं होगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या रहा कि अचानक से आपके अंदर कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा आ गया? तो उस बीच में ऐसा कुछ घटना घटी थी आपकी लाइफ़ में? इसके बारे में बताइए। सर मतलब
ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो तो 2022 के फरवरी से स्टार्ट हुई थी मतलब सर। मतलब 2022 के फरवरी से मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई और सर ये जो मतलब कि चीज़ों के बारे में इस तरीके से मैं नेगेटिव हुआ, तो सर ऐसा होता था जैसे हम कॉलेज जाते थे, तो मैं कॉलेज उस समय बीएससी में था सर, सेकंड ईयर होगा मेरा। तो सर उस समय मतलब मैं देखता था कि जो मेरे नंबर थे वो बहुत कम आ रहे थे और मेरे जो कलीग्स थे वो बहुत बेटर परफ़ॉर्म कर रहे थे। और जो टीचर्स वग़ैरह होते थे सर तो वो पॉज़िटिव तरीके से उन्हीं बच्चों को मतलब मोटिवेट किया करते थे। तो मेरे अंदर कहीं न कहीं एक जेलसी वाली तो फीलिंग आ गई थी। लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव फीलिंग ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि यार मैं हर तरीके से मतलब उनसे पीछे हूँ। मेरी प्रेज़ेंटेशन इतनी बढ़िया नहीं बन पा रही है और वो लोग मतलब बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो इतना कंपैरिज़न उन लोगों से मेरा बनने लगा था सर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, वो मेरी एक मेंटल क्रिएशन थी। और जैसे धीरे-धीरे सर ये पूरा कंपैरिज़न का लूप बढ़ता चला गया, तो फिर मतलब मेरे मन में ये थिंक आने लगी थी कि यार मैं टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ या जो मेरे कलीग्स हैं वो इस समय भी पढ़ रहे होंगे, मैं इस समय अपना टाइम वेस्ट कर रहा और वो लोग कुछ मतलब यूज़फुल इस समय वो कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जब बढ़ती चली गई सर, तो फिर मुझे कहीं न कहीं फ़िज़िकली इन चीज़ों से बहुत डिस्टर्बेंस होने लगी थी। और ये भी था सर कि जब मेरे साथ के बहुत अच्छा कर पा रहे थे और मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो मैं अपने आप को पढ़ाई के लिए बहुत नेगेटिव बोलने लगा था। ये मतलब 2021 से स्टार्ट हुआ कि मतलब जो प्रॉब्लम हुई वो 22 से हुई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव अपने आप को सर हो गया था लेके, वो 2021 से हुआ कि भई मैं इतना बढ़िया पढ़ नहीं पा रहा हूँ और जो मेरे कलीग्स हैं वो मुझसे बहुत बेहतर कर पा रहे हैं और उनकी मतलब वो कॉलेज में भी उनका जो परफ़ॉर्मेंस थी वो मुझसे बहुत बेहतर चल रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंपैरेटिव हो गया था नेचर में कि भई वो मुझसे हर तरीके से बहुत बेहतर कर रहे हैं और मतलब मैं यही नहीं देख रहा था सर कि मैं एक्चुअल में इस समय क्या कर रहा हूँ। मेरा ना तो फ़ोकस अपनी पढ़ाई पे था, बस मतलब मेरा मेनली जो फ़ोकस रहता था वो इन चीज़ों पे रहता था कि भई वो मुझसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके राइट, सर जब ये कंपैरिज़न बढ़ता चला गया, तो फिर मुझे सर सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो गए थे लगभग 6-7 महीने बाद। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने बोला मैं पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, या कंपैरिज़न मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए थे कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, या डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम जो बोलते हैं अपने आप को नेगेटिव वे में, क्योंकि आप चीज़ को नेगेटिव वे में पर्सीव कर रहे हो। फिर ये चीज़ें बाद में जाके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में चेंज हो जाती हैं, यानी कि चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग आपकी नेगेटिव होना। तो जैसे आपने बोला कि 2021 से जब चीज़ें सिलसिला स्टार्ट हुआ था, तो आपने बहुत स्ट्रेस लिया, या 50% से भी ऊपर टाइम आपने ऐसे थॉट को दिया जो विचार बिल्कुल भी काम के नहीं थे हमारे अंदर। या हम हाँ, उसको बोल बिल्कुल देते सर। हैं ओवरथिंकिंग आपने करी, नेगेटिव थिंकिंग जी। आपने करी, तो अल्टीमेटली एक तरीके से आपका वो बिहेवियर पैटर्न बन गया चीज़ को देखने का। तो नीतीश, ये आप बताओ कि जब ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हुई, बॉडी के अंदर क्या फिजिकल सिम्पटम्स आपने देखे? और क्या-क्या बाद में वो चीज़ बढ़ी आपकी? क्या-क्या चीज़ को आपको सामना करना पड़ा बाद में से? स्लीप डिस्टर्बेंस हम रहना, स्लीप डिस्टर्ब जो आती है हमारी चीज़ों को लेकर, तो ये सब चीज़ों के बारे में बताइए? सर जब मतलब मुझे सिम्पटम्स एक तरीके से 2022 से आने स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले जो मुझे सिम्पटम आया सर, वो मुझे पसीना बहुत आता था। मतलब चाहे मैंने कितने भी कम कपड़े पहने हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता था और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि मतलब मेरा गला बहुत सूख रहा है अंदर से कि मुझे मतलब बहुत पानी चाहिए और बहुत हवा करनी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक तो पसीना आया करता था सर और कहीं न कहीं मतलब पेट में मेरे बबल्स से क्रिएट होते थे। तो मतलब ऐसा लगता था कि भई कुछ कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला, कुछ कहीं मतलब कुछ कुछ बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए, मतलब ये बार-बार मुझे एक तरीके से टेंशन हुआ करती थी। तो मैं सर मतलब कभी घर पे छत पे था तो नीचे आ जाया करता था, नीचे था तो फिर छत पे ऊपर चला जाया करता था। लेकिन मुझे मतलब पसीना आने वाली चीज़ बहुत थी और मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता था सर मतलब। इवन मेरे जो सामने खड़े रहता पर्सन था वो मुझसे मतलब कहते भी थे फैमिली में कि भई तुझे क्या हो रहा है या तुझे इतना पसीना कैसा आ रहा है या तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है, मतलब क्या हो गया? तो ये सब चीज़ें सर बहुत ज़्यादा हुई थी। और जब मतलब मैं आपसे जुड़ा भी नहीं था, तो तब तो सर मतलब ये मतलब ऐसा रहता था कि पूरे दिन और पूरी रात ही रहता था सर मुझे। मतलब ठीक से सो भी नहीं पाता था और मतलब स्थिति ये थी कि मैं मतलब अपने पापा के पास सोता था सर। जब मुझे रात में बड़ी दिक्कतें होती थी, मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ ये चीज़ें हो क्या रही हैं। तो मतलब जैसे एक बच्चा डर जाता है ना सर किसी चीज़ से, तो मुझे वो डर आने लगा। तो मैं सर मतलब अपने पापा के रूम में ही जो है फिर सोया करता था और बस नींद भी सर कुछ आती नहीं थी। बस ये है कि मतलब कोशिश करता था सोने की, लेकिन बार-बार साइकिल ब्रेक टू जैसे मतलब अ, स्लीप टूटती थी, तो सर वही चीज़ें वापस से एकदम डर सा आना, एकदम पसीना-पसीना हो जाना पूरी तरीके से। और
और सर जैसे पढ़ाई का कोई ज़िक्र कर दे कभी, तो और ज़्यादा घबराहट होना, कोई कह दे कि हाँ भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, तो और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होना, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बॉडी में वो फ़ील करना सर, तो ये बहुत चीज़ों ने मतलब परेशान किया था सर। राइट, राइट। वैसे काफ़ी लोगों के अंदर डर होता है कार्डोफ़ोबिया को लेकर या हेल्थ को लेकर कोई बीमारी ना हो जाए, तो इस तरह का डर आपके अंदर नहीं था। आपके अंदर जो मेन डर था, वो था स्टडी को लेकर, राइट? कि कोई आपसे स्टडी की बातें कर रहा है या कोई चीज़ ट्रिगर होती है, किसी ने कुछ पूछ लिया या कुछ आपने पढ़ लिया, तो उस चीज़ का फ़ियर आपके अंदर बन जाता था। ये चीज़ आप बताना चाह रहे हैं। तो कभी आपको जी, ऐसा लगा जी कोई सर। पर्टिकुलर कोई फ़ियर भी आया कि कोई बीमारी मुझे हो जाएगी, कोई ऑर्गन डिसीज़ ना हो जाए, इस चीज़ का कोई फ़ियर था आपके अंदर? बाद में जाके हाँ या सर। फिर ऐसा ही था कि जी। हाँ, बोलिए। नहीं सर, जब इनिशियली मतलब मुझे ये सिम्पटम्स आए थे, मैंने बताया जैसे पसीना बहुत आता था, तो सर मेरा जो हुँ, पूरा सर था, वो दर्द बहुत करता था। तो सर में सर ऐसा लगता था मुझे कि वैसी भनभनाहट सी एकदम साउंड सी ऐसा लगती थी, जैसे इसमें कोई साउंड मतलब बार-बार अगेन एंड अगेन बज रही हो। तो मुझे सर ऐसा लगता था कि मेरा मतलब मेरे सर में क्या हो गया? कोई फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? इवन मुझे ये तक आता था सर कि मेरे सर में कीड़े तक तो नहीं पड़ गए हैं या मेरी जो मतलब सर है, कि भई कुछ मतलब अंदर से खराब तो नहीं हो गया? ये सब चीज़ें आती थी सर, क्योंकि उस समय सर मतलब मुझे कभी नहीं लाइफ में ऐसा फ़ील हुआ था कि मतलब मेरे सर में कुछ ऐसा भनभनाहट सा हो रहा हो। तो मुझे वो चीज़ लगी थी कि कहीं मेरे मतलब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई या मेरे सर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो उसके लिए मैं मतलब बहुत डिस्टर्ब रहा सर 10 मतलब लगभग 10-15 दिन। लेकिन फिर मैंने उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं किया, तो सर उस चीज़ ने फिर इतना मतलब सताया नहीं था। कोई चेस्ट में टाइटनेस वगैरह होती थी आपकी चेस्ट पेन, चेस्ट में टाइटनेस, कुछ और बॉडी सिम्पटम, बॉडी पेन और इसके अलावा कुछ हैंड पेन, लेग पेन मतलब कुछ और इस टाइप की इश्यूज़ है, डिज़ीनेस कई लोग को होती है, चलने में दिक्कत या ऑफ बैलेंस होता है, लगता है चक्कर आ रहा है, कुछ इस तरह के सिम्पटम्स उस टाइम पे आपने फ़ील किया बॉडी के अंदर? ऑलमोस्ट जो आपने बताया ना सर, वो लगभग-लगभग सभी सिम्पटम थे। जैसा आपने बताया ना कि चेस्ट पेन, लेफ्ट साइड में मेरे चेस्ट में इतना खिंचाव रहता था ना सर कि अगर मैं चलता भी था, तो मैं लेफ्ट साइड से मतलब अपना लेफ्ट हैंड से अपना ये चेस्ट पकड़ के चलता था, मतलब बाहर की ओर खींच के रखता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अंदर ही अंदर ये खींचा हुआ जा रहा हो या कुछ इसमें मतलब जैसे कोई पिन इंसर्ट कर रहा हो, इस तरीके से। तो मैं सर हमेशा ही मतलब कि अपना हाथ से जो है इसे बाहर की ओर पकड़े हुए रहता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे चेस्ट अंदर की ओर बहुत खींच रहा हो और बहुत एक तरीके से सर मतलब चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। सर बैक पेन हुआ करता था। मतलब मेरी बैक में जैसे मैं बैठता था जहाँ हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे सर मुझे बहुत पेन होता था। और सर ये पेन जो था सर मतलब एक जगह ऐसा रहता नहीं था कि जैसे बैक में हुआ, कभी बैक में हुआ तो कभी चेस्ट में। अच्छा सर चेस्ट में नहीं हुआ किसी दिन तो मेरा पूरा जो नेक था सर ये इतना मतलब इतना ज़्यादा इसमें पेन होता था कि मैं लेफ्ट भी या राइट में मूव भी नहीं कर पाता था सर अपनी नेक को। हुँ, हुँ। राइट, और राइट। सर मेरा जैसे राइट हैंड है ना सर, तो राइट हैंड में मतलब जो हमारी एल्बो से नीचे जो है, कभी-कभी इतना पेन करता था कि मैं कोई वज़न की चीज़ मतलब इवन बाल्टी भी अपनी पानी से भरी हुई, वो भी नहीं उठा पाता था। लेकिन सर ये एट अ टाइम ऐसा नहीं होता था कि मतलब फिक्स नहीं होता था। मतलब जैसे कभी चेस्ट पेन नहीं हुआ तो बैक पेन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा बैक पेन नहीं हुआ तो फिर मेरी नेक पेन स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा लगता था सर कि पेन पूरी बॉडी में एक तरीके से सर हर तरीके से घूम रहा है सर। कभी नेक में तो कभी बैक में। लेकिन सर इसमें सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो चेस्ट में ही हुआ था। राइट। अ, नीतीश कुछ गट का इश्यू रहा था आपको कभी कि पेट में खिंचाव या दर्द या फिर और गैस्ट्रिक बनना कुछ गैस्ट्रिक की हुआ प्रॉब्लम क्या? तो सर जी, मैं जब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में आया सर, जब मुझे पता चला कि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, उससे भी लगभग 2 साल पहले से मुझे गैस्ट्रिक इश्यू होते थे सर। क्योंकि मैं ठीक से नींद नहीं लेता था सर, तो उस वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती थी। 1-2 साल से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मुझे रही थी। लेकिन सर जैसे मैं आपसे जुड़ा, चीज़ों को समझा, तो धीरे-धीरे करके उस चीज़ पे मतलब एक कंट्रोल आया था, लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था सर, गैस्ट्रिक इश्यू बहुत हुआ करते थे। कॉन्स्टिपेशन बहुत था, राइट? पेट पेट साफ नहीं रहना, नींद नहीं आएगी तो पेट साफ नहीं रहेगा आपका। जी सर, पेट साफ़ नहीं रहता था और उस वज़ह से मतलब जैसे पेट साफ़ ना हुआ तो सर पूरा एकदम हेडेक बहुत होती थी सर पूरे दिन में मोस्टली एकदम सर भारी-भारी रहता था सर। राइट। नीतीश और कौन-सा फ़ियर आपको लगा जैसे स्टडी को लेकर चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो स्ट्रेस हमने बहुत ज़्यादा लिया, तो उस चीज़ का फ़ोबिया आपके अंदर बन गया, बाद में जाके प्रॉब्लम को स्टार्ट हो गई। तो आप ये बताइए कंसंट्रेशन में कितना प्रॉब्लम होता था जब आप कोई हम कोई भी चीज़ को कंसंट्रेट करते हैं एंग्ज़ायटी में, तो यहाँ पर मसल्स में टेंशन पड़ती खिंचाव पड़ता है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते ज़्यादा हैं, तो इसकी वज़ह से हम जब टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वज़ह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आगे ये चीज़ कितनी बढ़ी, किस हद तक बढ़ी और क्या-क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा?
सर जब मैं प्रॉब्लम्स में आया था, तो उसके ही लगभग डेढ़ 2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे बीएससी के। तो मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार अब मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि मुझे ही नहीं पता चल पा रहा है और ठीक 2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम हैं। तो सर जैसे मैं पढ़ने बैठता था कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, नहीं तो मेरा साल खराब हो जाएगा, मुझे पढ़ना है। लेकिन सर मैं जैसे भी पढ़ता था ना, तो मुझे यही नहीं पता चलता था कि मेरे सामने कौन-सी बुक्स रखी है और मैं क्या पढ़ रहा, क्योंकि मेरे थॉट्स जो थे, वो बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल पे चलते रहते थे और सामने जो भी था मेरे, सर मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कंसंट्रेशन की, अगर मैं एक लाइन भी पढ़ता था ना, तो मैं उसको रिटेन नहीं रख पाता था। मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा? तो कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम थी और सर कई बार ऐसा भी होता था कि 2-3 दिन तक मैं सही रहा, चीज़ें पढ़ लेता था, तो एक अच्छा लगता था। लेकिन सर फिर वही है कि 4-5 दिन बाद फिर वापस वही लूप स्टार्ट हुआ। तो सर एक चैप्टर भी मुझे कंप्लीट करने में बहुत समय लग जाता था और बहुत डिस्टर्ब फ़ील करता था कि 2 दिन पढ़ लिए, फिर 10 दिन तक वही सब चीज़ है, फिर 1 दिन पढ़ लिए, तो पूरा एक डिस्टर्ब पैटर्न रहता था सर। तो कंसंट्रेशन तो ये समझ लीजिए आप लगभग 1 साल तक बन ही नहीं पाई थी, जब तक मैं आपसे जुड़ा नहीं था, तो मुझे कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम था सर। राइट। अ, नितिन, मूड में चेंजेस आते थे आपके कि मूड डिप्रेस्ड फ़ील करना और कम बात करना लोगों से, बिहेवियर में चेंजेस आना, व्यवहार में चेंजेस आना, या उसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पे पड़ रहा है, लोग आपको जज कर रहे हैं, तुम इतने परेशान क्यों? या वेट का कम होना, भूख का कम लगना, एपेटाइट का कम होना, इसके अलावा कहीं मन ना लगना, कहीं जाना नहीं, लोगों के बीच में जाने से अवॉइड करना, लोग मुझे जज करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ बढ़ती गई, बाद में इन सब चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ा? जो चीज़ें थी, वो कहीं न कहीं बचपन से ही मेरे नेचर में थी। लेकिन मुझे मेजरली जो परेशान किया, जैसा आपने बताया सर कि वेट लॉस, तो सर मेरा लगभग 16 केजी वेट लॉस हो गया था सर। 16 किलो के तकरीबन मेरा वज़न लॉस हो गया था और मुझे कोई भी देखता था, इवन मैं भी देखता था, तो मैं यही सोचता था यार क्या हो गया मेरे साथ? मैं इतना तो कमज़ोर कभी नहीं था। मैं बहुत एक तरीके से मेरा वेट लॉस हो गया और कोई भी पूछता था, घर में पूछते थे कि यार क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बहुत पतले होते जा रहे हो, या जो दोस्त मिलते थे वो सब कहते थे कि नीतीश क्या हुआ भाई? खाने-पीने का ध्यान नहीं रख रहे क्या यार, बहुत पतले हो गए। मुझे नहीं पता चल पाता था, लेकिन सर मेरा वेट ये जो था, मतलब 3-4 महीने में इतना जो है सर लॉस हो गया था कि लगभग 16 किलो, जो लीस्ट वेट रहा था सर 43 केजी जो है, रहा था सर मेरी बॉडी में, लेकिन नॉर्मल में 57-58 तक रहता था। तो वेट लॉस हुआ था, भूख बहुत कम लगती थी सर, भूख का ऐसा ही था, कभी खा लिया, कभी नहीं खा लिया। अच्छा सर कई बार ऐसा होता था जैसे खाना खा रहे हैं और एंग्ज़ायटी हुई, तो बस फिर जितना खाया, खाया, नहीं तो वो सब वापस सर गिरा दिया, फिर हिम्मत नहीं होती थी उसे खाने को आगे खाने की भी सर। राइट। नितिन, नीतीश, पैनिक अटैक कितनी बार आया आपको? कितनी ज़्यादा बार पैनिक अटैक आए होंगे आपके अकॉर्डिंग? सर पैनिक अटैक तो मुझे मंथ में लगभग सर 2 बार पैनिक अटैक आते थे, लेकिन वो बड़े मेजर पैनिक अटैक होते थे। लेकिन सर चेस्ट पेन तो ऐसा था सर कि लगभग हफ्ते भर तक चेस्ट पेन चलता रहता था। किसी से बात कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है कि चुभन है। कि कहीं जा रहा हूँ तो भी एक मसल टाइटनेस होती थी सर। ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में ऐसा रहता था, बहुत ज़्यादा खिंचाव सा होना और सर डर बना रहना हमेशा से। एक घबराहट रहती थी सर, बहुत ज़्यादा घबराहट होना। घबराहट बहुत होती थी सर। राइट। अम, ये आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जब भी चीज़ स्टार्ट हुई आपके साथ और उसके बाद तक जो भी चीज़ों का आपने सामना किया उस टाइम तक, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई और जो भी जैसे भी आपने टैकल किया चीज़ों को सीख कर, लर्न करके, तो थ्रू आउट द जर्नी जो भी आपके साथ चीज़ें रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ों ने आपको दिक्कत दी? जनरली अपने पेरेंट्स को भी आपने बताया होगा कि मुझे कुछ हो रहा है, और पेरेंट्स जल्दी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं कि आपको कुछ और प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई डर बैठ जाता है इंसान के अंदर, कोई घटना जब घटती है, वो या जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो उसके अनकॉन्शियस पार्ट में, उसके सबकॉन्शियस पार्ट में वो इम्प्रेशन जाके स्टोर हो जाते हैं एक तरीके से। तो कभी आपने अपने घर में बताया इन चीज़ के बारे में, तो घर वालों का रिएक्शन क्या रहता था? सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही हैं और मैं मुझे बहुत डर आ रहा है पढ़ाई से, तो घर से मुझे एक तरीके से जो रिएक्शन मिलता था वो सैटिस्फैक्टरी नहीं होता था। पापा कहते थे कि भई कुछ नहीं, अपना खाने-पीने का ध्यान दो और कमज़ोर हो तुम, और अपना खाने-पीने का ध्यान दो, अपनी नींद ठीक से लो और ये कुछ नहीं होता, सही हो जाओगे। लेकिन सर इंटरनली मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती थी ना, तो मुझे इतना हेल्पलेस फ़ील होती थी कि भई कोई मुझे समझ नहीं रहा, मेरे साथ ये हो क्या रहा है? इवन मैं भी खुद को नहीं समझ रहा था कि सर चीज़ें हो क्या रही हैं?
पढ़ाई से भला कोई कैसे इंसान डर सकता? अब मैं मतलब किस सिचुएशन में पहुँच गया कि मुझे किताब भी कहीं दिख रही है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई कहीं बात कर रहा, तो भी मेरे अंदर एक डर ऑटोमैटिक आ गया। कोई अगर सेकंड पर्सन अगर किसी से मतलब सर मेरे साथ ये था कि अगर कोई फ़ोन पे किसी से बात करता और ये मैंने देख लिया ना कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है अदर पर्सन और कह रहा है और भाई तेरी पढ़ाई ठीक चल रही? तो और मैं ऐसे इंसान को भी सुन लेता था, तो भी मुझे एक तरीके से बड़ी एंग्ज़ायटी फ़ील होती थी। और मैंने मतलब घर में बताया लेकिन सर कोई अवेयरनेस ना होने की वज़ह से मतलब घर की वज़ह से यही रहता था कि भई कुछ नहीं है ऐसा और ऐसा कुछ नहीं होता, अपना खाने-पीने का ध्यान दो और ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो उनका ये रहता था सर। राइट, राइट। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, इन्होंने बताया कि इनको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ियर बन गया था। तो जब भी किसी पर्सन को फ़ोन पे बात करते हुए देखते थे, तो इनको ऐसा लगता था, इनके मन को ऐसा लगता था कि मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, ये डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते थे। तो इसको हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। अब किसी पर्सन के अंदर कोई भी फ़ियर हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो कार्डोफ़ोबिया हो, चाहे फ़ियर ऑफ डेथ हो या एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी चीज़ का फ़ियर हो या फ़ियर ऑफ कैंसर हो। तो जो भी चीज़ आपके जैसे उन्होंने बताया कि जब डर बैठा तो मुझे ऐसा-सा लगा कि सच में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या 1-2 बार या हर मंथ में जो भी 2 से 3 बार पैनिक अटैक इनको आए। तो जो फ़ियर हमारे अनकॉन्शियस लेयर में चला जाता है या हमारी सबकॉन्शियस लेयर में या अनकॉन्शियस वाली लेयर में चले जाता है, इसको हम बोलते हैं अननोन फ़ियर। कि कोई आपके सामने नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इंप्रेशन जो है आपके नीचे वाले पार्ट में जाके स्टोर हो गए हैं, इंप्रेशन आपके नीचे वाले पार्ट में जाके एक तरीके से बैठ गए हैं। तो वही इंप्रेशन हमको कंट्रोल करते हैं। जैसे हम आगे हमारी लाइफ़ चलती आती है, तो वही इंप्रेशंस का कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोर देन 90% हमारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। उसको कंट्रोल करने वाला हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या कुछ चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस वाले पार्ट से आ रही हैं, जो टोटली हिडन पार्ट है हमारे अंदर का, कि हम उसको देख नहीं पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जो जो भी चीज़ें आपके कॉन्शियस ब्रेन में आएगी 5%, 6%, 7% वही चीज़ों पे आप कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज़ आप अपने अनकॉन्शियस चीज़ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने अनकॉन्शियस इमोशंस पे, अपने अनकॉन्शियस थॉट पे, क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए कॉन्शियस नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है। ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आपके फ़ोबिया बन जाती है। नितिश, आपने भी बताया था कि राइटर्स को लेकर जनरली अगर आप किसी राइटर्स को देखते थे, कोई भी चीज़ को जब पढ़ रहे हैं या कुछ और चीज़ को बैनर्स को आप देखते थे, तो उससे भी आपको एक प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि डर तो आपके अंदर कहीं न कहीं स्टडी को लेकर था। तो वही आपको ऑब्सेशन बार-बार, बार-बार, बार-बार चीज़ों को लेकर, अब ये मुझे मैं पढ़ पाऊँगा, ये चीज़ मुझे याद हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। एक टाइप का आपके अंदर एक ऑब्सेशन आपको बार-बार इन चीज़ों में आता रहता था, इमेज के फॉर्म में या फिर डिफरेंट चीज़ों की फॉर्म, किसी अलग-अलग चीज़ों, जैसे थॉट के फॉर्म में या किसी और इमेज के फॉर्म में ऑब्सेशन का बार-बार आना, तो वो चीज़ आपको आपको दिक्कत करती है बार-बार। तो इसके बारे में बताइए कुछ? जी, सर सबसे पहले तो जैसे मुझे पढ़ाई से मतलब शुरू में तो ये था कि भई पढ़ाई से मुझे डर आया कि मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन जैसे मैंने हिम्मत करके किताबें उठाई और मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपना पढ़ने लगा, तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट ये लेवल के डर आए थे कि सर जैसे कुछ भी कहीं लिखा होता है ना, बड़ा-बड़ा जो इंग्लिश के लेटर्स में लिखा होता है, तो जैसे इवन घर में जूते भी होते हैं ना सर, जूते के ऊपर अगर पूमा भी लिखा हुआ है ना या जूते के ऊपर उसके ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है या घर में कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ है, उस पे कुछ भी लिखा हुआ है ना सर, तो जैसे ही मैं उसे देखता था ना सर, तो मुझे देख के बहुत डर सा लगता था। मतलब ऐसा बॉडी में एकदम सिम्पटम सा लगता था कि यार ये पढ़ाई की चीज़ है और इसका कोई यूज़ नहीं है और यार मैं तो कभी ये कर भी नहीं पाया और मतलब मैं और उस मतलब हज़ार तरीके की थॉट्स एकदम से मेरे मन में क्या है ना सर स्टार्ट होनी शुरू हो जाती थी और मुझे ये नहीं पता चल पाता था कि इस समय मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है ना सर, तभी से चेस्ट पेन एकदम स्टार्ट हो जाता था। बॉडी की जैसे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, फिर एक ही ऑप्शन रहता था कि यहाँ से उठ के चल। इवन मेरा जो रूम था ना सर, उसमें पहले बहुत मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई थी, बहुत इमेजेस लिखी हुई थी, बहुत कोट्स वगैरह लिखी हुई थी सर। लेकिन वो सब मैंने पूरे के पूरे सब बैनर जो है अपनी दीवारों से बिल्कुल हटा दिए थे। क्योंकि सर मुझे ध्यान है कि एक बैनर था उसपे डेट्स लिखी होती थी, कैलेंडर था सर। तो ये जो गिनतियाँ होती हैं, मंथ के नाम लिखे होते थे ना सर, मुझे ये जब मैं इन्हें देखता भी था जनवरी, फरवरी को तो मुझे इतना डर लगता था सर, मतलब डर लगता था और साथ ही साथ मन में ये चीज़ चलती थी यार इनका कोई यूज़ नहीं है, पूरी दुनिया इन्हें ही पढ़ रही। फिर मुझे लगता था यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मैं आज इन्हें पढ़ भी पा रहा तो मुझे इतना डर लग रहा या मैं इन्हें मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ पा रहा। तो वो सब चीज़ों में इतना मैं डिस्टर्ब हो गया था, इतना कन्फ्यूज़ हो गया था सर कि मुझे ही ना पता चल पा रहा। लेकिन मैंने अपने पूरे रूम को इवन सर अपने पूरे घर को साफ कर दिया था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिस पे कुछ ठीक से लिख भी रहा हो। राइट। तो आपने ये ज अभी तक जो भी चीज़ बताई कि आपके अंदर स्टडी को लेकर फ़ियर बन गया था, पढ़ाई को लेकर फ़ोबिया बढ़ गया था आपके अंदर, डर बैठ गया था, तो किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी डर बैठ सकता है, उसके अनकॉन्शियस पार्ट में, उसके सबकॉन्शियस वाले पार्ट में,
कोई भी डर जाके बैठ सकता है या इंप्रेशन चले जाते हैं, तो वही आपको कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी चीज़ ट्रिगर होती है आपके आस-पास, कोई भी इस तरह की घटना या कोई भी इस तरह की न्यूज़ अगर आप सुनते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है या आपके अंदर कोई गैस्ट्रिक इश्यू हो सकता है या एक्स वाई जेड चीज़ होती है। तो ये आपने जो भी चीज़ बता रखी है, ये तो अब तक बताई। अब हम बात करते हैं आपके रिकवरी के फ़ेज़ में आने तक। तो अब ऑब्वियस सी बात है आप परेशान ज़्यादा होंगे, मूड चेंज होता है मैम हुआ क्या एक्चुअल में? नीतीश यहाँ पर आप जब आए तो अब क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपकी, यानी कि जब चीज़ को लर्न करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर अपनी जर्नी को बताने के लिए जो स्टोरी पर जो आप बता रहे हो, तो कम से कम 2 साल हो गए हैं यहाँ पर जो 2 साल बाद ये आप जी अपनी सर। स्टोरी को शेयर कर रहे हो लोगों के साथ में, बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जनरली हम ये बोलते हैं कि 5 मंथ में, 6 मंथ में सेशन खत्म हो जाते हैं या हम 5-6 में रिकवर हो जाते हैं, 1 मंथ में रिकवर हो जाते हैं, तो इट्स एक एक तरीके से ये पूरी जर्नी का एक पार्ट है, टाइम लगती हैं चीज़ें। तो आप ये बताइए कि जब चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी, लर्न करी या आपने ये समझा कि कॉग्निशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, माइंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, माइंड और बॉडी का कनेक्शन क्या है, ब्रेन कैसे बॉडी को सिग्नल भेजता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों ने या साइको एजुकेशन ने और साइकोथेरेपी ने या न्यूरोसाइंटिफिक लर्निंग ने एनाटॉमिकल अगर हम बात करें एनाटॉमी के बेसिस पे एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन कब क्या सिग्नल भेज रहा है। कॉन्शियस लर्निंग है, कॉन्शियस थिंकिंग है। ये पूरे कोर्स में जो भी चीज़ आपको बताई, इन चीज़ों ने आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शन जो आपके अंदर प्रीवियस नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शन बन गए थे, या आपका चीज़ों को देखने का जो परसेप्शन था, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव परसेप्शन कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो जाता है, चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर गलत बैठ जाती है। तो आप लर्निंग को कितना बड़ा रोल मानते हैं आपकी थिंकिंग को चेंज करने में, आपके न्यूरल पैटर्न्स को ब्रेक करने में, आपके न्यूरल पाथवेज़ को जो नेगेटिव बने हुए थे उसको ब्रेक करने में, लर्निंग का कितना ज़्यादा रोल है? यानी कि कॉन्शियस लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ या मैं कॉन्शियस थिंकिंग की बात कर रहा हूँ? उसके बारे में बताइए। सर मैं जी, एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा जैसे अभी आपने बताया कि मूड स्विंग्स वाली चीज़ें होती थी। तो सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोबिया था वो भले ही स्टडी को लेकर था, लेकिन मैंने जितने भी आपके चैनल के थ्रू मतलब वीडियोज़ देखे थे जो लोग रिकवर होके गए थे। सर जो-जो सिम्पटम्स उन्होंने फेस किए, जो-जो चीज़ें उनके साथ हुई जैसे चेस्ट पेन का होना, मूड स्विंग्स का होना या मतलब एक तरीके से घबराहट होना, डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स आना, ये सारी चीज़ें मुझे थी सर। बस मेरा क्या था कि एक ऑब्जेक्ट चेंज था और वो ये था कि लोगों को कार्डियोफ़ोबिया होता है या किसी को किसी टाइप का फ़ोबिया, बस मेरा स्टडी को लेकर फ़ोबिया था, नहीं तो सिम्पटम्स मुझे भी सर इतने थे कि बहुत। और दूसरा जैसा आपने बताया कि नीतीश उस समय कन्फ्यूज़ रहते थे लर्निंग का क्या है, तो सर मैं कहता हूँ कि लर्निंग का जो रोल है ना सर, वो 100% है और लर्निंग की ही वजह है कि आज मैं सर मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे चेहरे पे जो है ये अंदर से मैं खुश हूँ इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल है सर। तो लर्निंग का तो 100% रोल है सर। मतलब वो किसी भी फ़ॉर्म की जो भी आपने बताया, तो वो ऐसा नहीं था कि केवल आपने हमें मतलब एजुकेशन के पर्पज़ से बताया, जो भी चीज़ें आपने बताई, भई खाने में ये खाओ, फिज़िकली ये करो, तो सर लर्निंग का बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ उसका अल्टरनेट नहीं है सर कोई भी। अगर आप चाहते हैं कि भई एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर से कोई भी पर्सन निकले, तो आपको लर्निंग तो मस्ट है, मैंडेटरी है मतलब उसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने राइट डायरेक्शन में लर्निंग नहीं करी ना सर, तो फिर मैं कह सकता हूँ चाहे आप 1 साल नहीं 10 साल दे दें, तो भी आप कहीं न कहीं सर सेम लूप में ही जो है उलझे रह जाओगे। और अगर आप राइट डायरेक्शन में लर्निंग कर लेते हो, तो सर वो टाइम ऑटोमैटिकली जो है पर्सन टू पर्सन मतलब कम हो जाएगा। किसी को 6 महीने, कोई 1 साल। लेकिन जैसा आपने कहा कि सर लोग कहते हैं कि भई 3 महीने में निकाल देंगे या 4 महीने में। सर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 5 महीने में तो मैं स्टार्ट होना सीखा था सही से कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं क्लासेस लेने के बाद भी आपसे पूछता रहता था कि सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 3 महीने क्योंकि सर ब्रेन का जो है एक तरीके से हम जब देखते हैं कि सर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जैसे बॉडी पार्ट्स भी सर क्या होता है समय के साथ-साथ धीरे-धीरे मतलब एक तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है। तो वो ये है कि सर हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका भी मतलब टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप 1 दिन में ही उन्हें चेंज कर देंगे या ऐसा कुछ। तो सर मुझे तो लगभग मतलब पौने 2 साल लगे थे सर, इस सिचुएशन में आने में और ये जो आज मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल है, वो मेरे अंदर से स्माइल है। एक समय था 2 साल पहले कि ये स्माइल नहीं थी, मैं बहुत कोशिश करता था लेकिन अंदर से हैप्पी नहीं रहता था। तो सर मतलब ये 3 महीने या 5 महीने वाली तो बिल्कुल मतलब एक एक फ्रॉड वाली बात है, कोई इसका ऐसा मतलब सेंस ही नहीं बनता सर।
मैं 5 महीने में स्टार्ट हुआ था सर चीज़ें सीखना, कि भई हाँ, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, अब मैं चीज़ों पे धीरे-धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो लर्निंग मस्ट है सर, मतलब लर्निंग का कोई अल्टरनेट नहीं है मतलब। लर्निंग तो बिल्कुल मैंडेटरी है, अगर आपने लर्निंग कर ली, तो टाइम ऑटोमैटिकली घटता चला जाएगा क्योंकि सर टाइम का कहीं न कहीं हम अपने मन में ही असम्पशन बनाते हैं, मैं ठीक होऊँगा या नहीं होऊँगा। लेकिन लर्निंग अगर हमारे पास होगी ना, तो हमारा ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि मैं ठीक होऊँगा या नहीं होऊँगा। तो लर्निंग तो बहुत बहुत मतलब मैंडेटरी है सर। राइट। लर्निंग का आपने बताया कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी लर्निंग, बिना लर्निंग के यानी कि बिना कॉन्शियस थिंकिंग के, क्योंकि हम जब बात करते हैं अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की, कहीं न कहीं हम अपने कॉन्शियस एक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने कॉन्शियस थिंकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको टोटल मिला के अपनी कॉन्शियस थिंकिंग को ही इम्प्रूव करना होता है। अगर हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे, ओके, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम बात करते हैं कि डर डर जैसे माइंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, या माइंड भी कई टाइप्स के कॉन्शियस, प्री-कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की हम बात करते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अ, कि कौन-सी लेयर में जाके ये डर बैठा है और वो कौन-सी लेयर है, और मैं कितना परसेंट कॉन्शियस रह पाता हूँ अपनी डे टू लाइफ में। क्योंकि जब तक आपके अंदर से, आपके अनकॉन्शियस से आने वाले फ़ियर को, अपने अनकॉन्शियस से आने वाले इमोशंस को जब तक आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपके अंदर बार-बार क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। अल्टीमेटली मोर देन 90% जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, वो हमारी मेमोरी से आते हैं, कोई नई चीज़ नहीं हो रही होती। तो कह सकते हैं हम कि मोर देन 90% जो थॉट्स हमारा, हमारी मेमोरी है और कुछ भी नहीं है। और जब बात करते हैं लर्निंग की, बात करते हैं कॉन्शियस थिंकिंग की, बात करते हैं, तो बिना कॉन्शियस थिंकिंग के हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर बने हुए बिलीफ या हमारे अनकॉन्शियस के अंदर बैठा हुआ डर, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस वाला पार्ट आपके सबकॉन्शियस में आना चाहिए, सबकॉन्शियस वाला आपके कॉन्शियस में आना चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को देख पाओगे एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई आपके अंदर, आपके अगर आपके इंटरनल कोई इंजरी हुई है या ऑर्गन में डिसीज़ है, तो उसके लिए आप कोई इक्विपमेंट के थ्रू या फिर आप कोई एक्स-रेज़ के थ्रू उसको आप देख पा रहे हो, डिटेक्ट कर पा रही है मशीन। लेकिन ऐसा आपका जो माइंड है, जो एक तरह का नॉन फिज़िकल है, उस पर तो कोई मशीन नहीं है आपकी, उस पर तो कोई चेकअप्स नहीं है, उस पर तो कोई रेज़ नहीं जा रही हैं। तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी कोई न कोई इम्प्रेशन स्टोर है नेगेटिव। कहीं न कहीं आपको भी कॉन्शियस जाके या कॉन्शियस ज़्यादा होके अपने अंदर से उठने वाले भाव, जिसे हम इमोशंस बोलते हैं, जो बिल्कुल नेगेटिव हैं, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है टोटल मिला के। जब तक हम अपने अंदर के इमोशंस को सेल्फ अवेयर होके कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं बताएँगे, तब तक वो चीज़ हमारे अंदर ऑटोमैटिक चलती रहती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि जो भी नेगेटिव पैटर्न है, जो भी आपके यहाँ चीज़ ऑटोमैटिक रिपीट हो रही है, तो उसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक होने के लिए कोई चीज़ ऐसा नहीं, कोई 1 मंथ में ब्रेक हो जाती है, कोई 2 मंथ में ब्रेक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी कॉन्स्टेंट लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, तभी आपके पैटर्न धीरे-धीरे फेड होते जाते हैं। जब पैटर्न आपके फेड होते आते हैं, तब आप ये बोल सकते हो मेरा अपने ऊपर कंट्रोल आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि राइट डायरेक्शन में लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग किस चीज़ की लर्निंग की बात कर रहा हूँ? मैं इस चीज़ की लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि हमारी हर एक चीज़ किस तरीके से काम करती है। जैसे मैंने इनको ब्रेन बॉडी के कनेक्शन के बारे में बताया, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में बताया। कैसे हम अवेयर रहें, कैसे हम थिंक करें, कैसे अपने ईक्यू को बढ़ाएँ, जिसे इमोशनल क्वोटिएंट बोलते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके साथ प्रॉब्लम तो स्टार्ट हुई 2021 से। फ़ोबिया जो था स्टडी को लेकर बैठ गया था, लेकिन कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ़ से जुड़ी होती है, जैसे कि समझने वाली बात ये है कि आप जहाँ भी जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा होते हो, तो आपका जो ब्रेन होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन्ड होता है। तो जो लिमिटेड बिलीफ होते हैं हमारे अंदर, जो भी चीज़ें हमने अपने अंदर अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, अपनी सोसाइटी में जो हमें चीज़ें बताई गई हैं, उसके हिसाब से, जो भी अपने सबकॉन्शियस के अंदर डाला है हमने, तो उसके बेसिस पे हम चीज़ों को जज कर पाते हैं या हम देखते हैं कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो मोर देन 90% जो चीज़ें आपके अंदर होती हैं, वो आपकी केवल कंडीशनिंग होती है और कुछ भी नहीं होती है। तो ऐसे कुछ बिलीफ नीतीश के भी रहे हैं, जब वो छोटे थे, या छोटा डर होता है हमारे अंदर चीज़ों को लेकर, तो हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में कंपेयर होता है बचपन, तो एक अननोन सा फ़ियर कह लो अपने अंदर, कि आप खुल के जी नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ़ को, या खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हो टीचर्स के सामने या लोगों के सामने परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या किसी को स्टेज फ़ियर होता है, किसी को डिफरेंट टाइप के फ़ियर होते हैं। तो आप अपने अंदर की चीज़ों को ठीक कर सकते हो, लेकिन आप कैसे ठीक करोगे? जब आप सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अंदर से खुद को कितनी बेटर तरीके से जानते हो, कि अंदर से आप क्या हो, बाहर से नहीं। क्योंकि आप जो आप अंदर से हो, तो वही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करती है, उसी वे में आप बिहेव करते हो। तो मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, क्या
सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, कोई मेटाकॉग्निशन नहीं है। इसके अलावा मैं क्या फ़ील करता हूँ, किस तरीके से मैं बिहेव करता हूँ, कितना मैं माइंडफुल होके लोगों के सामने परफ़ॉर्म कर पाता हूँ, इसके बारे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो ये इन सारी की सारी चीज़ों ने अगर हम बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की, इमोशनल क्वोटिएंट की या इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो हर एक क्लास का कितना बड़ा रोल रहा है, आपकी लर्निंग को चेंज करने में, आपके कॉग्निशन को चेंज करने में, आपके परसेप्शन को चेंज करने में, कि आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं या आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। चीज़ों को हम जिस तरीके से रिसीव करते हैं, राइट? उस तरीके से हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर चीज़ों का कोई पर्सन नेगेटिव में रिसीव करेगा या पर्सीव करेगा और वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारे एक लिमिटेड बिलीफ होते हैं। तो आपने जो भी कहा कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लर्निंग है ना, हमारे अंदर चीज़ों को लेकर इन्फॉर्मेशन सेट है, हमारे ब्रेन्स के सेल्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन, एक बिलीफ्स बने हैं चीज़ों को लेकर। तो वो जो बिलीफ आपने किस तरीके के बना रखे हैं या आपके अंदर जो डर बैठा है, तो वो जो डर है, तो जब आपके अंदर कोई डर बैठा है, तो आपने जो भी चीज़ को लर्न किया, जितनी भी चीज़ें आपने जिस तरीके से सीखी, तो अब आप उसको बता दीजिए कि किसका कितना बड़ा रोल हुआ, किस तरीके से आपके अंदर अ, पॉज़िटिव चेंजेस आए आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके परसेप्शन में, या आप पहले से कितना ठीक हो? इसके बारे में पूरा बताइए। सर, पहले से तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर एक तरीके से लाइफ़ पूरा एकदम 180 डिग्री रोटेट कर गई, मतलब पूरा एकदम अपोज़िट हो गया। मतलब मैं अब सोचता हूँ कि लास्ट जो 2 साल थे जिनमें मैं डिस्टर्ब रहा, कि वो मेरी लाइफ़ का एक मतलब बहुत ही बुरा फ़ेज़ था। लेकिन अब मैं मतलब अपने आप को 100% पूरी तरीके से ठीक मानता हूँ सर, अब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और सर जैसा आपने कहा, सर राइट डायरेक्शन में लर्निंग होना बहुत ज़रूरी। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी सर, तो मैंने जैसे यूट्यूब पे स्क्रॉल किया, देखा तो मोस्टली ये सब मिला कंटेंट कि भई अपने आप को अफ़र्मेशन दो, अपने आप को बताओ मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, मतलब मैं अच्छा हूँ। लेकिन सर मैं देखता था कि मैं अफ़र्मेशन बहुत दे रहा हूँ, लेकिन इनका कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा था। तो जब मैंने आपसे पूछा था कि सर हम एक तरीके से अपने आप को बताते हैं, तो आपने कहा था कि देखिए किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट हम पे तब पड़ता, जब हम उस चीज़ के पीछे के मतलब जो पूरी न्यूरोसाइंस है उसे समझ लेते हैं। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ पर डाउट कर रहे हैं ना सर, हमारे सामने फॉर एग्ज़ाम्पल सेब रखा हुआ, और अगर हम इस चीज़ पे ही डाउट कर रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन हम इसी चीज़ पे डाउट कर रहे हैं कि यार इसमें कुछ ज़हर तो मिला हुआ नहीं है या इसमें कुछ ऐसा तो मिला हुआ नहीं है, तो सर हम उसे खा नहीं पाएँगे। मतलब हमारे अंदर हज़ार तरीके के सवाल आ जाएँगे। तो वही चीज़ थी, मैं अपने आप को ज़बरदस्ती अफ़र्मेशन देता था कि भई मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। तो जैसे मैंने आपकी क्लासेस जॉइन की और जैसे ही आपने बताया कि भई आपने बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में चला, एकदम जैसे एक जीना होता है सर, बिल्कुल एकदम लोएस्ट उसकी हम बात करेंगे कि उसकी निचली पौड़ी से आप बिल्कुल ऊपर तक लेके गए सर। तो बीच-बीच में मुझे डाउट आते थे। जैसे हमारी क्लास हुई कि कौन से सबकॉन्शियस माइंड की, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन की, तो फिर मुझे ये डाउट आता था कि सर कई बार आपने जो बताया मैं वो चीज़ें करता, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता कि जैसे मेरी इमोशंस हों या जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मुझे कोई खींच रही हैं, मतलब उसी नेगेटिव लाइफ़ की ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। मतलब अंदर से एक ऐसा इम्पल्स उठ रहा है कि भई मैं वो एक्शन ले लूँ। तो आप मुझे यही बता देते थे कि नीतीश तुम धीरे-धीरे क्लासेस लेते चले जाओ, इसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, या इसका आंसर तुम्हें जो आज से 3 दिन बाद क्लास होने वाली है उसका मिल जाए, मतलब उस क्लास में मिल जाएगा। तो जैसे-जैसे सर हमारी क्लासेस होती चली गई ना, तो वैसे-वैसे जो मेरे मन में सवाल बनते थे ना, तो उनका आंसर मुझे खुद ही मिल जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अंदर कोई इम्पल्स आता था, तो मुझे एकदम पता चलता था कि आपने बताया था कि देखो जो इमोशंस बहुत गहराई तक हमारे मन में बैठे होते हैं, वो हमें ड्राइव करते हैं, वो हमें अंदर से पुश करते हैं कि हम एक्शन लें। तो सर ऑटोमैटिक जैसे-जैसे चीज़ें मैं सीखता चला गया था क्लासेस के थ्रू, तो मेरे अंदर जो भी सवाल बनते थे, उनके आंसर मुझे मतलब फिर क्लासेस के थ्रू आंसर मिलते चले गए थे। तो आपने कहा था कि भई अब जो है, अब तुम्हें इन चीज़ों पर काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको उसका आंसर पता चल गया, लेकिन उसका क्योंकि अभी है क्या सर, वायरिंग तो नेगेटिव हुई रखी है, तो इम्पैक्ट उसका रहेगा। लेकिन आपको जो आपने सीखा है, जो समझा है कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसा काम करती हैं, तो आपको फिर उस पे कंट्रोल लाना, और उसके लिए सर आपने कहा था कि उसके लिए प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, तो वो सब चीज़ें बताई थी। लेकिन हाँ, सर मतलब अगर हमें ब्रेन में कोई भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना है, कुछ भी हमें एक तरीके से नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करके पॉजिटिव वन से उसे रिप्लेस करना, तो उसके लिए ये बिल्कुल एकदम मैंडेटरी है कि हमें राइट डायरेक्शन में लर्निंग का पता होना चाहिए, और हमें एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होना चाहिए सर। मतलब ऐसा नहीं कि हम शुरू में ही, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं डायरेक्ट सीबीटी बता देते हैं सर। मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया था जब मैं प्रॉब्लम में रहता था, तो कुछ लोग डायरेक्ट सीबीटी बता दिया करते थे कि भाई अपने आप को ये कहो और ऐसे कहो, ऐसे कहो। लेकिन सर मैंने वो कोशिश भी की थी 10-5 दिन कहने की करने की,
लेकिन सर उसका कोई मतलब मुझे इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया था, तो मुझे और नेगेटिव हो गया था कि यार पता नहीं सीबीटी से निकलते भी हैं या नहीं निकलते। तो कुछ ने कहा कि भई अफ़र्मेशन दो अपने आप को कि आपके जीवन में कुछ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, तो आप उस पे अफ़र्मेशन दो और आप निकल जाओगे। लेकिन सर कहीं से कोई सॉल्यूशन मुझे इन चीज़ों से नहीं मिला था, लेकिन जब आपसे जुड़ा तो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें पता चली ना सर, तो सवाल खुद ही खुद खत्म होते चले गए थे और चीज़ों पे कंट्रोल आना शुरू हो गया था। राइट। अब समझ आने वाली बात यहाँ पर ये सभी लोगों को देखिए एक चीज़ समझने वाली बात ये है सबसे बड़ी कि माइंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल ऑर्गन आपका नहीं है। आपका ब्रेन आपका फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन आपका जो माइंड और माइंड माइंड क्या करता है, आपका जो माइंड है आपके ब्रेन के अंदर बनने वाले स्ट्रक्चर को एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर एक तरीके से नीतीश ने समझा तो एक साइकोलॉजी कैसे काम करती है हमारी इन सब चीज़ें चीज़ें की रेनफोर्समेंट कैसे काम करता है और अल्टीमेटली जैसे मैंने इनको बताया कि अगर मैं किसी भी चीज़ को सोच रहा हूँ, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ? या मैं इसके लिए कॉन्शियसली अवेयर हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ को सोचोगे ऑब्वियस सी बात है, लोग ये बोलते हैं ओवरथिंकिंग हो रही है और मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, राइट? देयर आर 2 थिंग द फर्स्ट वन इज़ कि आई एम आइडेंटिफाइंग विथ थॉट्स एंड इमोशन। द सेकंड वन इज़ कि आपको ऑब्जेक्टिफाई करना है चीज़ों को। तो ऑब्जेक्टिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में दोनों में चेंजेस होता है। तो जब आपके अंदर विचार आपको जब ओवरपावर कर लेते हैं तो उस मोमेंट पे आपको लगता है कि मैं सोच रहा हूँ। दिस कॉल्ड ऑटोमैटिक पैटर्न। द सेकंड वन इज़ कि जब चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करो लेट्स से कि मेरे सामने कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मेरे को सामने लगता है कि वो ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे मुझे ऐसा देखना चाहिए कि जो थॉट है मेरे में ऑब्जेक्ट है। तो तब उसका एसोसिएशन नहीं है मेरे से। तो वो चीज़ मुझसे जी सर। एसोसिएट नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पर सफरिंग नहीं है ना, राइट? समझने वाली बात यहाँ पर है कि जब आप मतलब ओवरथिंक कर रहे हो, जब इमोशन आपके ऊपर हावी हो गया है या इमोशन आपको कंट्रोल कर रहे हैं या इंप्रेशन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं सोच रहा हूँ। जबकि आप सोच नहीं रहे हो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को सोचोगे, तो उस चीज़ पर आपका कंट्रोल भी तो होगा कि आपको कितना सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं कॉन्शियस थिंकिंग क्योंकि आपको पता है कि आप कितना सोच रहे हो, कितना लिमिटेड अमाउंट में सोच रहे हो, कितना सही सोच रहे हो, कितना गलत सोच रहे हो, उसका कंट्रोल आपके ऊपर है। जब चीज़ों का कंट्रोल आपके अंदर नहीं है, तब चीज़ें आपको ओवर पावर कर रही है। मतलब उस सिचुएशन में एक जो सफ़रर है उसको लग रहा है कि आई एम आइडेंटिफाइंग विथ थॉट्स एंड इमोशन कि मैं सोच रहा हूँ। तभी आप अपनी थॉट को उससे जब एसोसिएट कर लेते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, जबकि आप वो सोचते नहीं हो, आपका एक ऑटोमैटिक पैटर्न है या आपका डिफ़ॉल्ट पैटर्न है या आपका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है। तो बार-बार हम उस नेटवर्क में जाते रहते हैं ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक। और सबसे बड़ी चीज़ क्या समझने वाली चीज़ यहाँ पर कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका जिस डायरेक्शन में अटेंशन जाएगा, अभी कुछ टाइम पहले 2 दिन पहले मैं सेशन ले रहा था, उसमें एक किसी ने बोला कि मेरा ना फ़ोकस नहीं बन पा रहा है या मेरा माइंड ना कहीं और जा रहा है, तो मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कॉन्संट्रेट। और आप कॉन्संट्रेट क्यों करोगे? समझने वाली बात ये है, क्योंकि जब आप प्रेज़ेंट स्टेट में नहीं हो, आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो आप पास्ट में हो या फ्यूचर के लिए वरी कर रहे हो, तो आपकी मैक्सिमम अटेंशन या मैक्सिमम जो वाइटल एनर्जी होती है, जिसे हम थॉट और इमोशन बोलते हैं, वो नेगेटिव न्यूरल न्यूरल पैटर्न में या डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में जा रही है बार-बार, बार-बार। तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में जितनी आपकी अटेंशन जाएगी या कोई भी चीज़ स्टिमुलेट करेगी बार-बार, बार-बार या मोर देन 90% चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आप जब आप प्रेज़ेंट नहीं हो, जब आप अवेयरनेस वाले मोड पे नहीं हो, तो आप फ़ोकस कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो समझने वाली बात है, जितना हम प्रेज़ेंट स्टेट में हैं, जितना माइंडफुल हैं, तो मेरी अटेंशन आलतू-फालतू के विचारों में नहीं जाएगी या पास्ट में नहीं जाएगी, तो तभी मैं एक तरीके से जो फ़ोकस वाली प्रॉब्लम है कि मैं फ़ोकस नहीं कर पाता, तो आप कहाँ पर फ़ोकस कर पाओगे? तो जहाँ पर आपकी बॉडी है, वहीं पे आपका माइंड भी होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप प्रेज़ेंट स्टेट में तभी आप फ़ोकस कर पा रहे हो, अदरवाइज़ फ़ोकस कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इट जी। इज़ ऑल अबाउट योर नेगेटिव न्यूरल प्लास्टिसिटी एंड पॉज़िटिव न्यूरल प्लास्टिसिटी आपने किस तरीके के वायरिंग अपने अंदर कर रखी है, किस तरीके से आपको उसको ब्रेक करना होता है। जी, जी सर, मतलब इन सब चीज़ों को समझना ही तो सर एक तरीके से लर्निंग है ना। अब एक पर्सन जो इन सब चीज़ों को जानता ही नहीं है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ एक्चुअल में वो मेरे थॉट नहीं है, वो जो मेरी नेगेटिव वायरिंग हो चुकी है उसकी वज़ह से ऑटोमैटिक थॉट मुझे आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं है तो सर हम बार-बार क्या है ना उसी उस विसियस साइकिल में फँसते चले जाते हैं और वो ब पैटर्न्स की जो मतलब वायरिंग होती है, वो बहुत हार्डवायर्ड हो जाती है सर। जैसा आप बताते भी थे, मैं लिखता था पूरा बाकायदा नोट्स मैंने एकदम प्रॉपर बनाए थे। आप बताते थे, स्टेटमेंट दी थी कि वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। आपका ध्यान जहाँ जाएगा वहीं पे आपकी जो एक तरीके से वाइटल एनर्जी है वो फ्लो करेगी। तो सर आपने बताया था कि भई जब नेगेटिव वायरिंग होती है ब्रेन में, तो सारा का सारा ऑटोमैटिक ध्यान हमारा नेगेटिव ओर खींचता है। लेकिन वो जो ध्यान खींच रहा है हमें उसकी जिस इंटेंसिटी से हमारा फ़ोकस नेगेटिव चीज़ों में जा रहा है सर उस इंटेंसिटी को ही धीरे-धीरे करके हमें वीक करना है थ्रू लर्निंग, थ्रू प्रैक्टिस। और जैसे-जैसे वो वीक होता चला जाता है तो ऑटोमैटिक सर फिर हमारी जो एक तरीके से कह लो कि रिटेंशन पावर है या हमारा जो फ़ोकस है वो धीरे-धीरे खुद ही बनने लगता। लेकिन जब तक हम सर ये
समझने के नहीं कि भाई किस तरीके से हमारे मतलब हमें थॉट जो हैं बार-बार उ उसी नेगेटिव फ्लो में ले जा रहे हैं। जब तक हम इस चीज़ को समझने के नहीं तो सर इस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। प्रैक्टिस नहीं करेंगे हाँ, या समझेंगे नहीं, तो ये हाँ। सब चीज़ें सर बहुत मैटर करती हैं। और समझ में एक एक चीज़ समझने वाली यहाँ पर एक बात और है कि जब फ़ोकस में नहीं होते हैं या हम जब अटेंटिव नहीं होते हैं, प्रेज़ेंट स्टेट में नहीं होते हैं, तो कई बार लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। मतलब अगर मैंने एक चीज़ यहाँ पर रख दी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भूल जाऊँगा, तो मैं इसको रिकॉल करूँगा बार-बार, मैंने वहाँ रखी थी। तो उस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो पीछे से उनका एक पैटर्न बना होता है ओसीडी का। जिसे बोलते हैं रिपिटेशन बार-बार करना या फॉरगेटफुलनेस या चीज़ें भूल रहे हैं बार-बार, रिपीट कर रहे हैं, रख रहे हैं बार-बार चीज़ों को। तो ये कभी-कभी मे ऐसा होता मे है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा मन के अंदर और ब्रेन फॉग होता है, हम सामने वाली चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम सब फॉगी-फॉगी सा ब्रेन रहता है, बहुत ज़्यादा ब्रेन को ताकत लगानी पड़ती है हमें अंदर से इस चीज़ को समझने के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है लोगों के अंदर कई बार, ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं। तो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ का अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ, तो ये कई बार ऐसा अगर हमारे साथ जैसे हम बोलते हैं कि न्यूरल केमिकल इम्बैलेंस हमारे अंदर ओवरथिंकिंग की वजह से होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉर्टिसोल बढ़ता है हमारे अंदर, तो उस समय पैटर्न्स एकदम चेंज हो जाते हैं। जब पैनिक अटैक आता है, तब पाथ चेंज होता है। तो एक्सेसिव जितना हमारे अंदर ये चीज़ें रिलीज़ होंगी, कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा, एड्रेनलिन रिलीज़ होगा हमारे अंदर, तो उसकी वजह से क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ही अपनी सोच के थ्रू, अपनी थिंकिंग के थ्रू अपने हार्मोन्स को चेंज कर रहे हो, राइट? या स्ट्रेस लेके अपने हार्मोन्स को चेंज कर रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो, वैसा आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, सिंपल सी बात है, माइंड और जी बॉडी सर। आपस में कनेक्ट करती है। तो ये तो रही आपकी अब तक की बात, जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया। मतलब पहले मेरे साथ ये होता था कि जैसे जब मैं मतलब मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, मम्मी ने कुछ कहा कि बेटे पानी दे दे, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पानी का ग्लास लेकर गमले के सामने खड़ा हो गया और मम्मी कह रही कि तू कहाँ चला गया? मैंने मँगाया था पानी। या मुझे बुक्स सर अपनी अलमारी में रखनी, तो पता चला कि मैं बुक्स कहीं रख आया, फिर मैं ढूँढ रहा कि मैंने बुक्स कहाँ रख दी। मतलब क्या है, फिज़िकली तो मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेंटली सर मैं एक डिस्टर्बेंस में खोया हुआ हूँ और बार-बार वो चीज़ ऐसा होती थी कि चलो कुछ टाइम नहीं हुई, फिर वापस कोई थॉट आ गया, फिर मैं उसमें उलझ गया। तो मतलब पूरी तरीके से बस मैं जब सोया रहता था तब तो मुझे ये रहता था कि हाँ भाई कुछ नहीं है, नहीं तो मेरा सुबह भी ऐसा ही दु मतलब पूरा टाइम सर ऐसा कन्फ्यूज़ रहता था। लेकिन जब से आपने बताया कि माइंड मैनेजमेंट है, तो आपने सर इससे रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई कि माइंड मैनेजमेंट में पहली चीज़ ये है, समझना पड़ेगा और दूसरी चीज़ पेशेंस के साथ जो है मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि भई अभी तुम्हारे लिए तुम्हें अच्छा लगेगा, आपने क्लास ली माइंड मैनेजमेंट की, लेकिन फिर तुम्हें डाउट आएँगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो उसपे क्या है लॉन्ग टर्म में आपको अपना एक परसिवेरेंस रखते हुए और अपना प्रैक्टिस करते चलना होगा। तो सर माइंड मैनेजमेंट से इतना मुझे फ़ायदा हुआ था कि जो थॉट्स मुझे बार-बार आते थे ना, मतलब 1 महीने बाद रिपीट होकर थॉट आता था कि यार मैं वहाँ पढ़ रहा था, मैं ठीक पढ़ रहा था, लेकिन फिर मुझे 10 दिन बाद प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो मुझे इस तरीके की क्या है ना बार-बार ट्रिगर आते थे। लेकिन जैसे-जैसे मैं माइंड मैनेजमेंट का काम करता चला गया, तो सर वो चीज़ें कम होती चली गई और आपकी मुझे एक लाइन याद थी, आपने कहा था कि नीतीश देखो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, कि मतलब ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, एंग्ज़ायटी अप होती, डाउन होती, फेजेज़ आते हैं। ऐसा मत समझना कि 3 महीने सही रह लिए, तो फिर अगर उसके बाद एंग्ज़ायटी होती है, तो ये मत सोच बैठना कि यार मुझे फिर से एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो गया। तो क्या है ये चीज़ें चलती रहती हैं और डिमोटिवेट कभी मत होना। टाइम लगता है और मैं सर आपसे ये भी पूछा था कि सर मुझे तो 1.5 साल हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो 1 साल में निकल गए। तो आपने कहा था कि कंपेयर नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, हमेशा उन पे काम करना और अल्टीमेटली कहने का मतलब मेरा यही है सर कि जो चीज़ें आपने बताई हैं ना, वो आपने बता दी अपने एंड से, लेकिन हमें उस चीज़ पे उसी फ़ोकस के साथ काम करना पड़ेगा जिस इंटेंशन से आपने बताया। नहीं तो अगर हम केवल ये रहेंगे कि आपने सब कुछ बता दिया और हम काम फिर भी वही कर रहे हैं सर कि ओवरथिंक कर रहे हैं। हमने समझ लिया कि भाई किस तरीके से हमारी थॉट, इमोशन, एक्शन, बिहेवियर की साइकिल चल रही है। बट एक्चुअल में हम काम नहीं कर रहे, बार-बार आपसे यही पूछ रहे हैं कि सर मैं निकल नहीं रहा। तो एक्चुअल में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम काम क्या कर रहे हैं? हम जो बताया वो काम कर रहे हैं या हम जो अपना पास्ट का एक तरीके से नेगेटिव साइकिल है उसी में खोए हुए हैं? तो सर ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मैंने आपको कॉल करता था मैं, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे पैनिक अटैक आते गए और मैं मतलब सिचुएशन से बार-बार इनसे गुज़रता रहा, तो मुझे खुद ही रहा था कि यार कोई दिक्कत नहीं है, तू चलता रहे और सर एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे मतलब फिर पैनिक अटैक ही खत्म हो गए, पैनिक अटै मुझे आप समझिए 1 साल हो गया कोई पैनिक अटैक नहीं आया। टाइम था कि भई मैनेजमेंट से पहले जब चीज़ें मैनेज नहीं करी थी सर, तो उस समय पूरा उस लूप में बार-बार घूमता रहता, उलझता रहता, तो कोई रिज़ल्ट सर मतलब मिला नहीं था। तो जो आपने मतलब एक तरीके से एजुकेशन दी, मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, मतलब वो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तरीके से
मैंडेटरी हैं, मतलब उनके बिना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, अगर कोई बंदा उसे कर लेता, तो सर ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो बंदा फिर निकल ना पावे। कोई भी एक्स, वाई, जेड हो, किसी भी टाइप का फ़ोबिया हो, चीज़ें समझनी पड़ेंगी और उस पर काम करना पड़ेगा। और सर इनिशियली बहुत दिक्कत आती है। मुझे शुरू के 2-3 महीने में इतनी दिक्कतें आई थी कि आपने बताया कि भई नीतीश ऐसा काम करना होता है, चीज़ें ऐसा काम करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं काम तो कर रहा, लेकिन चीज़ें मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रही। या मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं तो मतलब वही चीज़ें जो मेरे दिमाग में पहले थी, वही कहीं न कहीं मुझ पे अपना इम्पैक्ट बना रही हैं और मैं तो मतलब क्लासेस लेने के बाद भी मुझे कोई वो नहीं हुआ। लेकिन आपने कहा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते चले जाओ, तो धीरे-धीरे ग्रेजुअल चेंजेज़ आएँगे। तो सर 3 महीने, 4 महीने बाद मैं ऑटोमैटिक देखने लगा कि मेरे थॉट की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई, पैनिक अटैक आना मुझे कम हो गए और मतलब मेरे मूड जो स्विंग्स होते थे, उनमें भी सर मतलब काफ़ी डिफ़रेंस हो गया था और मैं मतलब खुश रहने लगा था। तो कहीं न कहीं लगा कि हाँ भाई, कि चेंजेज़ तो हैं। तो बस सर उसी चीज़ को फिर मैं फर्दर आगे कंटिन्यूअस चलाता चला गया सर। तो फिर मैंने देखा तो आज सर मतलब इस चीज़ में हूँ कि कोई पैनिक अटैक नहीं है, कोई डर नहीं है और मैनेजमेंट ऐसा राइट, पहले सर इस चीज़ को लेकर डर जाता था थोड़े से को कि भई ये कर पाऊँगा या नहीं। आज कितना भी बड़ा कोई काम हो, बड़े आराम से सोच लेता हूँ सर कि हाँ, हो जाएगा। राइट। नितिन एक क्वेश्चन है यहाँ से कि यहाँ पर आपको लगता है कि डीप लर्निंग पे क्लासेस दी जाती हैं और चीज़ों को आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज़ समझाया जाता है और हर क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाता है डिटेल में। तो यहाँ पर आप सेशन लेके पूरा सैटिस्फाइड हो? 100% सर, कॉन्फिडेंट 200%। राइट, कुछ भी करते हैं, वो हर जगह काम आती है और सर मुझे कंप्लीटली चेंज देखने को मिला। मतलब मैं एक तो पहली चीज़ है खुश रहता हूँ, स्ट्रेस सर मुझे होता ही नहीं। मतलब अगर स्ट्रेस एक तो था कि पहले तो एक विशियस साइकिल चलती रहती थी, अब स्ट्रेस होता ही नहीं क्योंकि सर जो चीज़ एक्चुअल में मेरे सामने है, सिर्फ़ मैं उस पे फ़ोकस करता हूँ। मतलब मैं अननेसेसरी स्ट्रेस बनाता नहीं हूँ। मेरी आदत थी पहले ऐसा करता था, यार वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, यार ये ना हुआ तो वो हो जाएगा, यार अगर वो ना आया तो ये कर लूँगा। लेकिन सर ऐसा मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ऐसा कितनी बार हुआ लाइफ़ में? तो हुआ कभी नहीं था, तो मेंटल क्रिएशन थी सर। तो वो चीज़ें खत्म हो गई अब। अब कुछ भी होता है ना, कोई भी बड़े से बड़ा काम या कुछ भी सर, तो बड़ा ईज़िली मैनेज हो जाता है और सर बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। कोई कंपैरिज़न नहीं करता अब किसी से क्योंकि और चीज़ों को तो हमने बहुत खुद से खुश क्रिएट रहता कर हूँ। रहे हैं ना, हम जैसा अपने माइंड को बोल रहे हैं उस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, वैसा हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं अपने अंदर। तो फाइनली जी, जी, जाते-जाते बिल्कुल। आप उन लोगों से क्या बोलना चाहते हो जो लोग चीज़ सफ़र कर रहे हैं? एक छोटी-सी एडवाइस आपकी तरफ से उनके लिए क्या है जो लोग इस चीज़ सफ़र कर रहे हैं कि आप कुछ तो लर्न करो, कुछ तो सीखो, खुद से सेल्फ सीखो, खुद से कुछ ना कुछ करो। भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ चीज़ को स्टडी करो या कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो या फिर रोज़ कोई एक्टिविटी करो। सर, उन लोगों के लिए सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म चाहते हैं कि भई मुझे थोड़े समय के लिए आराम मिले, तो उसके लिए मेडिटेशन है या फिज़िकल एक्टिविटी है या बुक्स वगैरह पढ़ लो। लेकिन अगर मैं गारंटी इस चीज़ की लिख के दे सकता हूँ सर मतलब कि अगर कोई बंदा ये पूरी थिंकिंग पैटर्न को समझ जाए कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता, हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में कैसे आते हैं। एक टाइम पे मेरे मन में भी ये सब डाउट थे, लेकिन अगर कोई ये चीज़ें मतलब लर्निंग कर लेता है ना सर, तो वो बंदा खुद ही अपने अंदर इतने चेंजेस देखता चला जाएगा कि वो खुद अंदर से ये पाएगा कि वो 4 बंदों को खुद बताए कि हाँ भाई न्यूरोसाइंस जो है ये पढ़नी चाहिए। ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए लाइफ में कितना इनडायरेक्टली आपको हेल्प करती हैं। तो जो भी सर सफ़र कर रहे हैं मैं उनके लिए यही कहूँगा कि बिल्कुल इससे 100% निकला जा सकता है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर से और सर इसके लिए सबसे मैंडेटरी लर्निंग है। आप कुछ भी ना करो लेकिन आप लर्निंग अगर करोगे ना सर तो बहुत मतलब वो पूरा एक तरीके से 100% आपके लिए काम आएगी और अगर आपने राइट डायरेक्शन में लर्निंग ही ना सीखी और आप कुछ भी करते रहे, तो सर आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, सही डायरेक्शन में बहुत लर्निंग ज़रूरी का सर। होना ज़रूरी है। राइट? वो भी कॉन्शियस थिंकिंग या कॉन्शियस लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कहीं न कहीं अपने कॉन्शियस ब्रेन को ही ट्रेन्ड कर रहे हो ताकि आपके अंदर बने हुए सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ को आप चेंज कर पाओ या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो आपके अंदर बना हुआ उसको आप सही कर पाओ या आप अपनी सोच को सही कर पाओ या आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीफ है उसको आप सही कर पाओ, उसको आप शेप दे पा रहे हो क्योंकि ब्रेन क्या है प्लास्टिक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहता है। राइट? तो थैंक यू नीतीश यहाँ पर आने के लिए अपनी लाइफ की जो भी स्टोरी है उसको शेयर करने के लिए, वो भी सही डायरेक्शन थैंक यू में सर। शेयर करने के लिए और अच्छे तरीके से बताने के लिए लोगों के सामने और आई होप कि आप इस तरीके से जिस तरीके से अपने ऊपर काम करते हुए आए हो, आगे भी आप इस तरीके से काम करें। कोई भी सिचुएशन आए जी, नेगेटिव या पॉजिटिव आप सेम स्टेट ऑफ माइंड से उसको देख रहे हैं और वैसा ही आप उसको कंट्रोल में ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन नीतीश यहाँ पर आने के लिए, अपनी लाइफ की स्टोरी को शेयर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए कि वो लोगों को लाइफ में किस तरीके से काम करना चाहिए या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो राइट डायरेक्शन में राइट थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने देखा कि नीतीश हमारे साथ जुड़े और ये यूपी से हैं और काफ़ी लंबे टाइम से परेशान थे। अब इन्होंने अपनी लाइफ़ की जर्नी के बारे में जो भी यहाँ पर शेयर किया, वो काफ़ी लंबे टाइम बाद हमसे जुड़े हैं। 2 साल बाद एप्रोक्सिमेट यहाँ पर आके अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। जी, तो अगर किसी के मन में ये होता है कि मैं जल्दी निकल जाऊँ, 1 मंथ में निकल जाऊँ, 2 मंथ में निकल जाऊँ, तो हमारे पास लोग अलग-अलग तरीके से आते हैं, अलग-अलग स्टेट से आते हैं, अलग-अलग तरीके के डाउट्स होते हैं, इनके अंदर अलग-अलग फ़ोबिया होते हैं। किसी को प्यूरो ओसीडी होता है, किसी को फिज़िकल लेवल पे कंपल्सन होते हैं, किसी के अंदर किसी चीज़ का फ़ियर होता है, किसी के अंदर हेल्थ एंग्ज़ायटी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेस कितना लंबा है या आप कितने लंबे टाइम से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप एक्यूट एंग्ज़ायटी में है या एक्यूट में है या आपके अंदर जो पैटर्न है स्टार्टिंग का है, क्रोनिक है, ये सारी की सारी चीज़ें समझ करके अगर अपने ऊपर काम करोगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको इतना टाइम लगा तो मुझे भी इतना टाइम लगेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर, आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप पेशेंस के साथ काम करोगे, उतना अच्छे से आप हील करोगे। तो यहाँ पर आप जो भी वीडियो देख रहे थे अब तक, नीतीश ने जो भी चीज़ बताई, उसको प्लीज़ फ़ॉलो करिए और होप पॉज़िटिव रखिए। कुछ ना कुछ करते रहिए लाइफ़ में। अगर आप पहले बार फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ आते रहेंगी, रिकवरी वीडियोज़ आती रहेंगी। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं लाइव कोर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डीप लर्निंग के ऊपर बताई जाती हैं और डिटेल में बताई जाती हैं। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और नीतीश और सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने ऊपर काम करते रहिए, कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहिए नया, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपकी पर्सनैलिटी को शेप देती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।